बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। हम कर रहे थे बायोलॉजी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज। आज का हमारा टॉपिक है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग जो मैकेनिज्म है वो क्या है, कैसे ब्रीदिंग होती है। अब हम पहले ब्रीदिंग देखेंगे। ब्रीदिंग की डेफिनेशन हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक किया था उसमें हमने देखी थी इसकी डेफिनेशन क्या है। फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीदिंग। अब फिजिकल मैकेनिज्म मूवमेंट्स जो हमने बोली थी वो क्या थी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब्स हैं वो ऊपर रेज्ड हो जाती हैं और फिर नीचे रिलैक्स हो जाती हैं। तो वो क्या है, हमें बकायदा जब हम सांस लेते हैं तो हमें नजर आती हैं जो रिब्स हैं वो ऊपर और नीचे होती हैं। तो वो क्या है, फिजिकल मूवमेंट है। अब वो क्यों होती है, एसोसिएट किसके साथ होती है, गैसियस एक्सचेंज। क्योंकि जब वो फिजिकल मूवमेंट हो रही होती है तो साथ गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीदिंग। अब इस ब्रीदिंग की 2 फेजेस हैं। ब्रीदिंग 2 फेजेस में होती है। फर्स्ट है इसकी इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, यानी कि हवा का अंदर लेके जाना, इनहेल करना। दूसरी इसकी फेज है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, हवा को बाहर खारिज करना, यानी कि एक्सहेल आउट करना। अब हम इसका फर्स्ट देखेंगे इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन कैसे होती है हमारी बॉडी में, हवा को हम अंदर कैसे लेके जाते हैं। ये ऑटोमेटिक फिनोमेना है, नेचुरली ये होता है। अब इसके लिए जो हमारे लंग्स के रिस्पायरेटरी सिस्टम है उनमें क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं कि नेचुरली जो एयर है वो इंस्पायरेट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। अब उसके लिए बचे के जो चेंजिंग्स हैं, ये इंस्पायरेशन जो है ये बिल्कुल इसके उल्ट है एक्सपायरेशन के। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या चेंजिंग्स आती हैं। फर्स्ट इसमें कहते हैं कि जो रिब मसल्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है। अब रिब मसल्स हमारे पास कौन से थे, जिन्हें हमने बोला था इंटरकोस्टल मसल, जिन्होंने ये रिब्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ था। वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स क्या होती हैं, रेज्ड है, यानी कि ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। अब कैसे, क्योंकि पहले वो नॉर्मल थे, रिलैक्स थे जब मसल्स, तो रिब्स भी क्या थी, अपनी नॉर्मल रिलैक्स पोजिशन में थी। लेकिन जब वो कंट्रैक्ट हुई, खींची, क्यों, क्योंकि वो रिब्स रेज्ड हो गई। अब रेज्ड होने से उनमें क्या की स्पेसिंग हो गई। अब साथ ही क्या हुआ, जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम क्या था, हमारे पास मस्क्यूलर स्ट्रक्चर था लंग्स के नीचे जो प्रेजेंट है। अब वो भी क्या हुआ, कंट्रैक्ट हुआ। जब वो भी कंट्रैक्ट हुआ, जब वो इट्स मीन के जब उसको खींचा तो क्या हो गया, लोअर हो गया, वो भी नीचे हो जाता है। कहते हैं इवन स्ट्रेट है, कि बिल्कुल सीधा हो जाता है। आप इस डायग्राम में आप देखें इसमें ये जो मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट हुए तो ये रिब्स क्या हो गए, ऊपर रेज्ड हो गए। रिब्स के रेज्ड होने के बाद ये जो डायाफ्राम है ये भी क्या हुआ, कंट्रैक्ट हुआ, तो ये भी क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। वैसे इसकी नॉर्मल जो पोजीशन है ये बिल्कुल लंग्स के नीचे होता है, लेकिन अब कंट्रैक्ट हो गया तो ये क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, अपनी स्पेसिंग से, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नीचे आ जाता है। कि तो अब इसमें क्या है, इवन कहते हैं कि इवन ये स्ट्रेट हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट का होता है। तो अब इसमें क्या आ गई, यहाँ पर भी क्या हो गई, स्पेस क्रिएट हो गई। अब थर्ड जो पॉइंट है इसमें कहते हैं एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज। अब एरिया चेस्ट कैविटी का कैसे इंक्रीज हुआ है, क्योंकि देखें हमारी रिब्स भी क्या हो गई, रेज्ड हो गई। जब ऊपर को हो गई, ऊपर को उठ गई तो उसमें क्या हो गई, स्पेसिंग क्रिएट हो गई। और जब डायाफ्राम भी नीचे हो गया, लोअर हो गया, तो उधर भी क्या होगी, स्पेस क्रिएट होगी। तो ओवरऑल ये सारा प्रेजेंट कहां पर है, चेस्ट कैविटी के अंदर। तो एरिया भी किसका इंक्रीज हो गया, चेस्ट कैविटी का। नेक्स्ट देखें, प्रेशर रिड्यूस ऑन लंग्स। जब ये स्पेसिंग इसकी ज्यादा हो गई तो जो पहले रिब्स थी, डायाफ्राम था जो ओरिजिनल पोजीशन में था, तो उनका क्या था, प्रेशर था लंग्स के ऊपर। जैसे ही ये एक्सपेंड होकर ये ऊपर हो गई, रिब्स रेज्ड हो गई, डायाफ्राम भी लोअर हो गया, तो लंग्स के ऊपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, प्रेशर रिड्यूस हो गया उसके ऊपर। तो जब उसके ऊपर होगा तो क्योंकि लंग्स को अब स्पेस मिल गई है तो लंग्स क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाएंगे, फूल जाएंगे। जितनी उनको स्पेस मिलेगी उसके अंदर एक्सपेंड कर जाते हैं।
नेक्स्ट है कि जब लंग्स एक्सपेंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली एरिया ऑफ लंग क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जब एरिया इंक्रीज होता है, एरिया ऑफ लंग इंक्रीज, प्रेशर इनसाइड लंग डिक्रीज। बच्चे हमारे पास ये है फार्मूला, प्रेशर का क्या है, प्रेशर की क्या है डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो एरिया का क्या कम है, अगर एरिया जो है वो कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। ये इनका इनवर्स रिलेशन है। सेम यहां पर क्या कहते हैं, एरिया ऑफ लंग इंक्रीज, जब एरिया लंग्स का इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा लंग्स के अंदर। तो जब उसके अंदर आउटसाइड एयर प्रेशर क्या क्या है, हाई है, जो प्रेशर है बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर है उसका क्या है, प्रेशर हाई है, और जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो क्या है, कम है। तो फिर एयर रश टू लोअर प्रेशर इनसाइड द लंग, तो फिर एयर ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो इस तरह इंस्पायरेशन हमारी बॉडी में होती है। सेम ये सिंपल से स्टेप्स हैं। रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, एरिया इंक्रीज होता है, एयर प्रेशर रिड्यूस होता है उसके ऊपर, लंग्स के ऊपर। फिर वो करने से लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे, एक्सपेंड होने से उनका एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एरिया इंक्रीज हो जाए तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि बाहर एयर का प्रेशर इंक्रीज ज्यादा है, अंदर कम है, तो ऑटोमेटिकली एयर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपायरेशन एक्सिलेशन। हवा अब अंदर तो हमने देख लिया कि कैसे जाती है एटमॉस्फेयर से, अब वो एक्सेल आउट कैसे होती है, अब वो बाहर खारिज कैसे होती है। अब वो बिल्कुल इसका अपोजिट प्रोसेस होगा, जो इंस्पायरेशन का था वो बिल्कुल अपोजिट है। अब यहाँ पर क्या है, रिब मसल्स क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। पहले वो कंट्रैक्ट हुए, अब क्या हुआ, रिलैक्स हो गए। रिब्स कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, कम बैक टू पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं जो पहले रेज्ड हो गई थी। सेकंड क्या है, डायाफ्राम रिलैक्स है। डायाफ्राम भी क्या है, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और क्या हो गया था, लोअर हो गया था, लेकिन रिलैक्स हो जाता है और फिर क्या है, रेज्ड अपवर्ड है। जैसे ये देखें, हमारे पास पहले की क्या था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया था, लेकिन जैसे ये रिलैक्स हुआ तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो पहले हमारे पास रिब्स भी क्या थी, जब मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट किए तो रेज्ड हो गई थी, जब रिलैक्स किए तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, ये क्लोज हो गई। अब अगर देखें, अब जब ये एरिया पहले तो ज्यादा हो गया था, अब क्योंकि ये भी रिलैक्स हो गए हैं, रिब्स भी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई हैं, और डायाफ्राम भी, तो अब इसका क्या, एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज ऑन लंग्स है। अब जो इंस्पायरेशन में उनके ऊपर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया था, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब उनके ऊपर प्रेशर लंग्स पर ज्यादा हो गया, लंग श्रिंक इन साइज, तो वो साइज में छोटे हो जाते हैं। जब जो है उसके प्रेशर कम होता है तो वो एक्सपेंड कर गए थे, फूल गए थे, लेकिन यहाँ पर वो क्या कर जाएंगे, श्रिंक हो जाते हैं, सुकड़ जाएंगे। लंग श्रिंक, जब लंग श्रिंक करेगा, सुकड़ जाएगा, एरिया ऑफ लंग डिक्रीज, तो एरिया जो लंग का है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा लंग के अंदर। तो जब लंग के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रेशर ऑफ इनसाइड लंग इज मोर देन आउटसाइड, क्योंकि जो लंग के अंदर है वो प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, तो फिर अब जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। इट्स मीन एयर रशेज आउट ऑफ द लंग्स है, तो एयर जो है वो लंग से बाहर की तरफ मूव करेगी, बाहर खारिज हो जाएगी। हमारे पास ये इस तरह क्या होती है, एक्सिलेशन। ये हमारे पास पूरा प्रोसेस था इंस्पायरेशन और एक्सिलेशन का। अगर आप इसमें से एक को लर्न कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरा लर्न करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है। तो ये स्टेप्स जस्ट आपने लर्न करने हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत आसान टॉपिक था। तो लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए खुदा हाफिज।